भैरवपुर गांव में कई दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। किसानों की कटी हुई फसल हर रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती थी। ना कोई निशान मिलता था और ना ही किसी चोर का पता चलता था। पूरे गांव में डर और चिंता का माहौल फैल चुका था। शाम का समय था। गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बनी चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा होकर इसी विषय पर बातचीत कर रहे थे। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हल्की लाल रोशनी पूरे गांव में फैल चुकी थी। चौपाल पर बैठे लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खेती करते हुए निकाल दी, लेकिन ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी। इतनी बड़ी फसल कोई आदमी अकेले कभी नहीं चुरा सकता। कल रात मेरे खेत से भी आधा गन्ना गायब हो गया था और सबसे अजीब बात यह रही कि खेत के आसपास कोई निशान भी दिखाई नहीं दिया। मुझे तो अब यह सब सामान्य चोरी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि हर घटना के साथ कुछ अजीब बातें भी जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तीनों किसान धीरे धीरे डर और शक के बीच उलझते जा रहे थे। तभी वहां गांव का पढ़ा लिखा युवक निखिल आता हुआ दिखाई दिया। वह कुछ दिनों पहले ही शहर से वापस गांव लौटा था। गांव में फैल रही रहस्यमयी घटनाओं की बातें उसने भी सुन रखी थीं। पूरा गांव इसी घटना की बातें कर रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों से सच जानने के लिए यहाँ चला आया हूँ। सच यही है बेटा कि हर रात किसी न किसी किसान की मेहनत कोई रहस्यमयी ताकत छीनकर ले जा रही है। लेकिन बिना किसी निशान के इतनी बड़ी फसल गायब होना सामान्य बात बिल्कुल नहीं लगती, इसलिए मुझे पूरा मामला बहुत अजीब दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि खेतों के आसपास रात में किसी औरत के गाने जैसी आवाज सुनाई देती रहती है। आज के समय में भी लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। ये बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हो रही है। हैरानी मुझे भी पहले होती थी, लेकिन 3 रात पहले मैंने खुद वह आवाज अपने कानों से सुनी थी। लाला राम की यह बात सुनते ही वहां कुछ पल के लिए पूरी चौपाल में सन्नाटा छा गया। निखिल अब ध्यान से उसकी बात सुनने लगा, क्योंकि लाला राम के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। आधी रात के समय मुझे खेतों की तरफ से किसी औरत के गुनगुनाने जैसी आवाज सुनाई दी और उसके कुछ देर बाद मेरी आंखें बहुत भारी होने लगी थीं। मेरे दादा हमेशा कहा करते थे कि इस गांव की जमीन पर एक पुरानी शक्ति का साया मौजूद है। मैं इन बातों पर जल्दी विश्वास नहीं करता, लेकिन लगातार हो रही घटनाएं मुझे सोचने पर मजबूर जरूर कर रही हैं। चौपाल के आसपास अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। गांव के लोग भी अब अपने घरों की तरफ लौटने लगे थे, लेकिन चौपाल पर बैठे चारों लोगों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर इन घटनाओं के पीछे सच क्या है। अगर हम इसी तरह डरते रहे तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, इसलिए अब कुछ करना बहुत जरूरी हो चुका है। मेरे हिसाब से हमें आज रात खुद खेतों में जाकर पहरा देना चाहिए, तभी हमें असली सच पता चल पाएगा। रात के समय खेतों में जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि गांव के बुजुर्ग हमेशा ऐसी रातों से दूर रहने की सलाह देते आए हैं। डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आज रात हमें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। निखिल की बात सुनकर बाकी तीनों लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उन्होंने तय कर लिया कि आज रात वे सब मिलकर खेतों में पहरा देंगे और पता लगाएंगे कि आखिर उनकी फसलें कौन गायब कर रहा है। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। पूरे भैरवपुर गांव में अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे और गलियों में इक्का दुक्का कुत्तों के भौंकने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। गांव के बाहर फैले खेतों की तरफ जाने वाला कच्चा रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। करीब 9:30 बजे निखिल, रघुवीर, भीमसेन और लाला राम चौपाल के पास फिर से इकट्ठा हुए। चारों के हाथों में टॉर्च और मजबूत लाठियां थीं। उनके चेहरों पर डर भी था और सच्चाई जानने की जिद भी। जो भी हो, आज रात हमें बहुत सावधानी से रहना होगा, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता कि वहां हमारा सामना किससे होने वाला है। अगर सच में कोई चोर हुआ तो आज बचकर नहीं जाएगा, क्योंकि हम चारों पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मुझे अब भी वह गुनगुनाने वाली आवाज याद है, इसलिए मेरा मन लगातार घबराता जा रहा है। डरने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें अपना दिमाग शांत रखना होगा।
तभी हम सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। चारों धीरे धीरे खेतों की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा चलने पर अजीब तरह की आवाजें पैदा कर रही थीं। ठंडी हवा लगातार चल रही थी और दूर खेतों के बीच कहीं कहीं सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दिन के समय यही रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन रात में यहाँ का माहौल बहुत अलग दिखाई देता है। मेरे बाबा कहा करते थे कि अमावस्या की रात खेतों के आसपास ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं माना जाता। पुरानी कहानियों और डर की वजह से लोग ऐसी बातें मान लेते हैं, लेकिन मुझे अभी भी किसी इंसान पर शक है। कुछ देर चलने के बाद चारों लोग खेतों के बीच बनी पुरानी झोपड़ी तक पहुंच गए। झोपड़ी काफी पुरानी थी। उसकी दीवारों की मिट्टी कई जगह से टूट चुकी थी और ऊपर लगा छप्पर भी आधा उखड़ा हुआ था, लेकिन रात बिताने के लिए वही जगह सबसे सुरक्षित लग रही थी। हम लोग इसी झोपड़ी के अंदर रहेंगे, क्योंकि यहाँ से पूरे खेत पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। अगर कोई फसल चुराने आएगा तो उसे खेत के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा, इसलिए वह हमसे बच नहीं पाएगा। चारों झोपड़ी के अंदर बैठ गए। उन्होंने टॉर्च और पानी की बोतलें एक तरफ रख दी। बाहर खेतों में गहरी अंधेरी रात फैल चुकी थी और हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी लगने लगी थी। हम लोग बारी बारी से जागकर पहरा देंगे ताकि किसी को नींद भी मिल जाए और निगरानी भी होती रहे। यह बात ठीक है, क्योंकि पूरी रात लगातार जागना किसी एक आदमी के लिए आसान नहीं होगा। कुछ देर तक चारों लोग सामान्य बातें करते रहे, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे माहौल और डरावना होता जा रहा था। अचानक दूर कहीं से उल्लू की आवाज सुनाई दी, जिससे लाला राम घबराकर इधर उधर देखने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन आज रात मेरा दिल लगातार किसी अनहोनी का संकेत दे रहा है। तुम लोग खुद को ज्यादा डराओ मत, क्योंकि डर इंसान को हर छोटी चीज भी खतरनाक दिखाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। रात के करीब 12 बज चुके थे। अब गांव की तरफ से आने वाली सारी आवाजें भी बंद हो चुकी थीं। खेतों के आसपास ऐसा सन्नाटा फैल चुका था जैसे पूरी दुनिया अचानक थम गई हो। निखिल झोपड़ी के दरवाजे के पास बैठा बाहर अंधेरे में नजरें गड़ाए हुए था। बाकी तीनों थोड़ी देर आराम करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक निखिल को दूर खेतों की तरफ से बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी औरत के गुनगुनाने जैसी लग रही थी। तुम लोग तुरंत उठो, क्योंकि मुझे खेतों की तरफ से कोई अजीब आवाज सुनाई दे रही है। तीनों तुरंत उठकर बैठ गए। अब वे भी ध्यान से सुनने लगे। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार वह पहले से ज्यादा साफ थी। हे भगवान, यह वही आवाज है जिसके बारे में गांव के लोग लगातार बातें करते रहते हैं। मैंने कहा था ना कि मैंने यही आवाज पहले भी सुनी थी और उसके बाद मेरी फसल गायब हो गई थी। कोई भी आदमी अकेले बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। चारों धीरे धीरे झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचे। बाहर खेतों में घना अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन अब वह गुनगुनाने की आवाज पहले से काफी करीब सुनाई दे रही थी। अचानक खेतों के बीच कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखाई दिया। चारों एक पल के लिए वहीं रुक गए। खेतों के बीच दिखाई देने वाली वह सफेद आकृति धीरे धीरे हिल रही थी। चारों आदमी बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखने लगे। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि वहां कोई मौजूद था। मुझे यह बिल्कुल इंसान जैसी नहीं लग रही, क्योंकि इसकी चाल सामान्य आदमी जैसी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। मैंने उस रात भी कुछ ऐसा ही देखा था, लेकिन डर की वजह से किसी को ठीक से बता नहीं पाया था। पहले हम थोड़ा और पास चलकर देखते हैं, क्योंकि दूर से कुछ समझ पाना अभी मुश्किल लग रहा है। चारों धीरे धीरे खेतों के अंदर बढ़ने लगे। गन्ने के लंबे पौधे उनके शरीर से टकरा रहे थे और हवा के साथ अजीब सी आवाज पैदा कर रहे थे। गुनगुनाने की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। वह आवाज मीठी जरूर थी,
लेकिन उसके अंदर एक अजीब डर छुपा हुआ महसूस हो रहा था। मेरे शरीर में अजीब सी बेचैनी हो रही है, इसलिए मुझे लगता है हमें ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। अगर हम अभी पीछे हट गए तो शायद जिंदगी भर इस रहस्य का सच कभी नहीं जान पाएंगे। कुछ कदम और आगे बढ़ते ही चारों अचानक रुक गए। अब वह आकृति उनसे बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। हल्की हवा चलने के साथ उसके लंबे बाल इधर उधर उड़ रहे थे। उसने सफेद रंग की पुरानी साड़ी पहन रखी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। हे भगवान, यह आखिर कैसी चीज है, क्योंकि इसके पैर तो जमीन से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि गांव वाले जो कहते थे वह सब सच था। चारों की सांसें तेज हो चुकी थीं। उनके हाथों में पकड़ी लाठियां भी कांपने लगी थीं। तभी वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें हल्की पीली रोशनी की तरह चमक रही थीं। गुनगुनाने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा खेत एकदम शांत हो गया। तुम चाहे जो भी हो, लेकिन हम लोगों का नुकसान क्यों कर रही हो, यह बात हमें जरूर बताओ। कुछ पल तक वह आकृति बिल्कुल चुप रही। फिर अचानक उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगे और एक भारी लेकिन उदास आवाज पूरे खेत में गूंज उठी। तुम लोगों ने इस धरती की इज्जत करना छोड़ दिया, इसलिए मुझे अपना हिस्सा खुद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी आवाज सुनते ही चारों लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। निखिल खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी अब डर साफ दिखाई देने लगा था। अगर तुम इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहती तो अब तक हम लोगों पर हमला कर चुकी होती। इसलिए सच बताओ, तुम कौन हो? बहुत साल पहले तुम्हारे गांव के लोग पहली फसल का हिस्सा इस जमीन को अर्पित करते थे और मेरी मौजूदगी का सम्मान करते थे। हम लोगों से अगर कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दो, क्योंकि अब कोई भी पुरानी परंपराओं का ध्यान नहीं रखता। तुम इंसानों ने लालच में आकर सिर्फ लेना सीखा, लेकिन इस धरती को वापस कुछ देना पूरी तरह भूल गए। हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। खेतों के सारे पौधे एक साथ हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खेत उस औरत की बातों पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। हम लोग तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं, इसलिए हमें बताओ कि तुम्हें शांत करने के लिए क्या करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि यह गांव सुरक्षित रहे, तो हर फसल के बाद उसका पहला हिस्सा इस धरती को समर्पित करना होगा। हम गांव के सभी लोगों को यह बात बताएंगे ताकि दोबारा कभी ऐसी गलती ना हो सके। वह रहस्यमयी औरत कुछ पल तक चुपचाप चारों को देखती रही। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में फिर से वही लोरी गुनगुनाने लगी। अचानक खेतों में घना कोहरा फैलने लगा। चारों लोगों को कुछ भी साफ दिखाई देना बंद हो गया। सब लोग एक दूसरे के पास ही रहो, क्योंकि इस कोहरे में अलग होना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ सेकंड बाद जब कोहरा थोड़ा कम हुआ तो वह औरत वहां से गायब हो चुकी थी। खेतों में सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं वहीं धीमी गुनगुनाने की आवाज सुनाई दे रही थी। चारों आदमी डर और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि गांव में जो कुछ हो रहा था वह सामान्य चोरी बिल्कुल नहीं थी। मैंने जिंदगी में बहुत डरावनी चीजें देखी हैं, लेकिन आज जैसी घटना पहले कभी अपनी आंखों से नहीं देखी थी। अगर हम चारों यहाँ साथ ना होते तो शायद कोई भी हमारी बातों पर कभी विश्वास नहीं करता। अब मुझे समझ आ चुका है कि हर पुरानी कहानी सिर्फ अंधविश्वास नहीं होती, क्योंकि कुछ रहस्य सच में इंसानी समझ से बाहर होते हैं। हमें तुरंत गांव लौटकर बाकी लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए, ताकि आगे कोई और बड़ी परेशानी ना हो। चारों तेजी से खेतों से बाहर निकलने लगे। अब उनके कदमों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रात पहले से ज्यादा खामोश लग रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरा खुद उन्हें देख रहा हो। गांव की तरफ लौटते समय किसी ने भी ज्यादा बातचीत नहीं की। सभी के दिमाग में वही रहस्यमयी औरत और उसकी बातें घूम रही थीं। गांव वालों ने पहली फसल का हिस्सा उस चबूतरे पर रखा और वहां दीपक जलाए। पूरे माहौल में अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उस रात के बाद एक बहुत अजीब बात हुई। किसी भी किसान की फसल दोबारा कभी गायब नहीं हुई। धीरे धीरे गांव का डर भी
खत्म होने लगा।